हेलो स्टूडेंट्स। तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखिए, साउंड में एक आवाज को दूसरे आवाज से डिफरेंस पता लगाने के लिए या उसके बिहेवियर को पता लगाने के लिए, यानी दो साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम 3 लेवल्स का यूज करते हैं, 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाउडनेस, पहली है लाउडनेस, दूसरा है पिच और श्रिलनेस, और तीसरा होता है टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं और आप बोल रहे हैं, तो मेरी आवाज और आपकी आवाज में जो डिफरेंस है वो कैसे पता लगेगा? मेल वॉइस और फीमेल वॉइस की में कैसे डिफरेंस पता लगेगा? या मैं बिल्कुल डुप्लीकेट करके आपकी कॉपी करके बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज अपनी आवाज है, आपकी साउंड अपनी ओरिजिनल साउंड है, उसमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा? वो पता लगाने के लिए 3 क्राइटेरिया या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी एक साउंड से दूसरी साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये 3 हैं: लाउडनेस, पिच और श्रिलनेस, एंड क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस। पिच और श्रिलनेस डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड हो सकती है। क्वालिटी और टिम्बर डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे, इसका पैटर्न क्या बन रहा है। इन तीनों को कैसे पता लगाएंगे? क्या सुन के ना, क्या देख के ना? इसके लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड माइक्रोफोन सिस्टम। इसके कॉम्बिनेशन से हम इन साउंड्स को रिसीव करके उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसे हम वेव पैटर्न कहते हैं, इसका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हैं। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हैं। वेव पैटर्न जो ऑब्टेन होता है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के रिलेशन में विद द हेल्प ऑफ CRO एंड माइक्रोफोन। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ को स्टडी करने के लिए हम वेव पैटर्न ऑफ दीज साउंड्स विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता लग जाता है कि ये साउंड लाउडनेस ज्यादा है इसमें कि कम लाउडनेस है, हाई फ्रीक्वेंसी है कि लो फ्रीक्वेंसी है। आई थिंक आपको यह बात समझ आ गई। अब एक डिटेल स्टडी शुरू करेंगे हम लोग लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बेसिक आपको इन तीनों के बारे में समझा दें, जिससे आपको आगे की थीम क्लियर रहे। देखिए, जैसा मैंने बोला 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है लाउडनेस। अब यहां पे लिखा है लाउडनेस और यहां लिखा है एम्पलीट्यूड, यानी ये एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो देखिए, अब मैंने आपके सामने एक ये 2 ग्राफ बनाए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिया, यहां पे टाइम लिया, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे टाइम लिया। अब मैंने ये एक साउंड बनाई और एक साउंड ये बनाई। अब आप देख के बता सकते हैं कि इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड कम है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आप कहेंगे ये ग्राफ जो टाइम डिस्प्लेसमेंट का है ये लाउडर साउंड का ग्राफ है और इसमें लाउडनेस कम है। क्लियर हो गई बात? मेल वॉइस में लाउडनेस हमेशा ज्यादा होती है। हम लोग जब मेल बोलते हैं तो लाउडनेस ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कभी ज्यादा नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ये 2 बेसिक पॉइंट हैं जो इसको लेके आप जब आगे पढ़ाई करेंगे तो सारी बात समझ में आती जाएगी। तो ग्राफ समझ लीजिए, टाइम डिस्प्लेसमेंट में ये एम्पलीट्यूड है जो ज्यादा है, तो आपको देख के पता लग जाएगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो CRO और माइक्रोफोन की हेल्प से वेव पैटर्न आया कि ये लाउडर साउंड का ग्राफ है, ये लेस लाउडर है, इसमें लाउडनेस कम है, और मेल वॉइस में लाउडनेस ज्यादा है। क्लियर? अब पिच पे आए तो देखिए, अब मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं। एक ग्राफ ये बनाया मैंने और एक ग्राफ ये बनाया, और मैं कह रहा हूं दोनों में 1 सेकंड में वेव का वाइब्रेशन हो रहा है, 1 सेकंड में ये हो रहा है। तो किसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है? सेकंड कंडीशन में, यानी फ्रीक्वेंसी यहां ज्यादा है। ज्यादा ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी है, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हम कहेंगे पिच या श्रिलनेस ज्यादा है। फीमेल वॉइस में हमेशा पिच या श्रिलनेस ज्यादा होती है, पतली आवाज होती है, क्योंकि इस तरह का ग्राफ बनेगा। कभी भी फीमेल वॉइस में इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, मेल वॉइस में इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा। और ये याद रखिए, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। तो ये 2 बातें फ्रीक्वेंसी में याद रखेंगे। तीसरा आते हैं क्वालिटी और टिम्बर, जो कि वेव फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है। ये जरा एक अलग तरह की चीज है। क्वालिटी ऑफ साउंड, इस दुनिया में हर पर्सन की एक अपनी यूनिक साउंड है। हम आपकी नकल करके बिल्कुल वैसी ही आवाज करके मिमिक्री करते हैं, लेकिन कभी भी जब हम कंप्यूटर के थ्रू, CRO के थ्रू उसको स्टडी करेंगे तो वहां पता लग जाएगा कि ये नकल करी गई आवाज है। हर साउंड का एक अपना वेव पैटर्न होता है।
हमारा अगर वेव पैटर्न एक पर्टिकुलर ये है जिसमें ये एम्पलीट्यूड, ये फ्रीक्वेंसी सब कुछ है, अब वेवलेंथ सब कुछ ऐसी है और मैं आपकी साउंड की नकल करूंगा। अगर आप बोल रहे हैं आपका ये वेव पैटर्न है और मैंने नकल करी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सब कुछ एक बराबर कर दिया ताकि आपको लगे कि मैं बिल्कुल नकल करके बोल रहा हूं। तो सुनने में लगेगा, लेकिन जब हम सीआरओ के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू इसको स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये देखिए जर्क आ गया, ये देखिए जर्क आ गया, यहां पे जर्क आ गया, जबकि एम्पलीट्यूड बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, ऑसिलेशन बराबर है, वेवलेंथ बराबर है, सब कुछ बराबर है, फिर भी ये डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसमें वेव फॉर्म बदल गया। ये देखिए वेव फॉर्म बदल गया, ये वेव पैटर्न है और ये वेव फॉर्म बदल गया। तो जब दो और दो से ज्यादा साउंड जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इक्वल है, लेकिन उनका अगर वेव फॉर्म अलग अलग है, तो वो दो अलग अलग साउंड होती हैं और वो हर पर्टिकुलर पर्सन की एक अपनी टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, जिसे हम टिम्बर और क्वालिटी कहते हैं। इनको डिटेल में अब पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, तो अमंग द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहला है वो है लाउडनेस ऑफ साउंड। जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाउडनेस क्या है? लाउडनेस एक ऐसी साउंड है जो कि हमें बहुत जोर से सुनाई पड़ती है, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। तो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए फेंट साउंड। एक हल्के से बोली गई आवाज और एक बहुत जोर से बोली गई आवाज। तो जोर से बोली गई आवाज को हम लाउड साउंड कहते हैं, और जो फेंटली प्रोड्यूस आवाज है, फीबल आवाज है, उसको हम क्या कहते हैं? लेस लाउडनेस वाली साउंड, यानी कि फेंट साउंड। जबकि दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच एंड क्वालिटी या टिम्बर सिमिलर है। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट साउंड, बोथ आर हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी। ये तो आपने डिफाइन कर लिया। इसको किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है ये? इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फिर से देखिए, उसका ग्राफ देख लें और आपकी बिल्कुल क्लियर कर दें कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, इसमें ये वेव चल रही है, दूसरी वेव देखिए ये चल रही है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में। दोनों का फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी एक सी है, लेकिन देखें आप, ये एम्पलीट्यूड है, तो ये एम्पलीट्यूड है, ये लेस एम्पलीट्यूड है, तो ये कैसी साउंड होगी? फेंट साउंड होगी। यहां देखिए ये एम्पलीट्यूड है, तो ये एम्पलीट्यूड लार्जर है, तो लार्जर एम्पलीट्यूड है, तो लाउडर साउंड होगी। तो आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि लाउडर साउंड किस कंडीशन में है? जब लार्जर एम्पलीट्यूड है। और मेल वॉइस में हमेशा ये साउंड लार्जर एम्पलीट्यूड की होती है। तो मेल वॉइस इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है। कभी भी मेल वॉइस में लाउडनेस कम नहीं होगी, हमेशा ज्यादा होगी, इसलिए हम लोगों की आवाज दूर तक चली जाती है। एक बात। अब एक बात और आती है, दूसरी बात आती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं, तो जो सामने बैठा हुआ है वो कह रहा है सर मेरे कान में दर्द होने लगा, आप इतनी जोर से बोल रहे हैं। और जो सबसे पीछे एंड पे बैठा है स्टूडेंट, वो कहता है सर मुझे अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो मैं और जोर से बोलूंगा, मतलब और ज्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड क्रिएट करूंगा ताकि मेरी साउंड वेव्स वहां तक पहुंच जाएं। तो एक है बोलने वाला पर्सन, एक है रिसीव करने वाला पर्सन। तो बोलने वाले पर्सन ने अपनी फुल एनर्जी लगा दी, लेकिन रिसीव होने वाले पर्सन पे वो एनर्जी पूरी तरह से नहीं पहुंची, जबकि जो पास में बैठा हुआ था पर्सन, उस पे वो एनर्जी पूरी तरह से पहुंच गई। तो हम जब एनर्जी के टर्म में जो लाउडनेस को बोल रहे हैं, ये रिसीवर के पास जाने के रिलेशन में बात करते हैं, तो टर्म यूज करते हैं इंटेंसिटी। तो कंक्लूजन ये आया, जो पर्सन पास में बैठा था मेरे, जब मैंने उससे बोला लाउडर साउंड पे, तो उसे एनर्जी रिसीव हुई, वो बहुत ज्यादा थी। यानी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव रिसीव्ड बाय दैट पर्सन विच इज क्लोजर टू मी इज मच हायर। और जो बहुत पीछे बैठा हुआ था, उस तक मेरी आवाज बहुत कम पहुंची, क्योंकि वहां तक जाते जाते ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी लॉस हो गई। तो इंटेंसिटी रिसीव बाय द फार अवे पर्सन इज वेरी लेस। तो भले ही मैं जोर से बोल रहा हूं, वो कहेगा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो यहां पर जो एनर्जी के रिस्पेक्ट में रिसीवर के पास हम बात करते हैं साउंड की, वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो इंटेंसिटी क्या है? देखिए, जब कोई एनर्जी चल रही है, अब ये सपोज एक सरफेस है, इसका ये सरफेस एरिया है और ये एनर्जी आ रही है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल आ रही है 90 डिग्री के एंगल पे, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, यूनिट 1 सेकेंड में। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स which is passing normally to the surface, perpendicular direction to the surface of the unit area cross section in a unit time या per second,
उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट दैट पॉइंट पर सेकेंड में। तो अगर आपके सामने ये एक सरफेस है और ये साउंड एनर्जी आ रही है, तो ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना के आ रही है और ये यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है और 1 सेकंड में एनर्जी यहां पे आ रही है। तो जो ये एनर्जी आ रही है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है तो वो किसको ज्यादा मिलेगी? जो पास में बैठा है। लेकिन बहुत दूर बैठे पर्सन के लिए वही इंटेंसिटी कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है रिसीवर की एबिलिटी पे। लेकिन इंटेंसिटी एक अलग एस्पेक्ट है और उसके रिलेशन में लाउडनेस सुनाई देना दूसरे को वो एक अलग एस्पेक्ट है। मैं कह रहा हूं मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं पर रिसीवर को नहीं सुनाई पड़ रहा है जोर से, तो लाउडनेस उसके रिलेशन में बात हो रही है कि उसे लाउड साउंड नहीं सुनाई पड़ रही है, क्योंकि इंटेंसिटी पर सेकंड या अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड जो वो रिसीव कर रहा है वो तो बहुत कम हो रही है उसके पास, तो उसे आवाज हल्की सुनाई पड़ेगी। तो हमें दोनों चीजों के रिस्पेक्ट में बात करनी होती है, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन एज वेल एज एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया इन द 1 सेकंड। इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जरा इसके बारे में और थोड़ा सा देख लें। ये जो इंटेंसिटी या एनर्जी पासिंग थ्रू ए सरफेस पर यूनिट टाइम इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है साउंड वेव्स की, ये एनर्जी की जो यूनिट है वो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी वॉट मीटर -2। एक बात, ये ऑर्डिनरी साउंड वेव्स जो होती हैं और सिंपल वे में जो ऑर्डिनरी साउंड वेव्स चल रही हैं उसकी इंटेंसिटी 10 टू द पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर की होती है। 10 टू द पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। हमारे कान जो मिनिमम साउंड इंटेंसिटी को रिसीव कर सकते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स जो हमारे कान रिसीव कर सकते हैं मिनिमम सबसे कम लेवल पे, वो लेवल होता है 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक बात, दूसरी चीज आ गई, जितनी ज्यादा एनर्जी पर कैरीड होगी साउंड वेव के थ्रू, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी जाएगी उतनी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी साउंड वेव में, वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, यानी एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा और उसका स्क्वायर का रिलेशन उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होती है। यहां स्क्वायर का रिलेशन है दोनों जगह, एम्पलीट्यूड में भी और वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी में भी। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एयर होती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी उतनी एनर्जी ज्यादा जाएगी, तो ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा हो जाए एयर में, तो ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी। इन दिस वे आपने इसमें इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया और लाउडनेस का पहला पार्ट पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर स्टडीज अबाउट लाउडनेस, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। थैंक यू।